चलिए तो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कल मोल की। मोल पे जाने से पहले कुछ एक दो चीज़ें हमें और पहले सीखनी होंगी, तो पहले उनको सीख लेते हैं, उसके फिर हम चलते हैं मोल पर। हाँ, तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट है ना। कई बार आपने लिखा हुआ देखा होगा कार्बन, और यहाँ पर आपने 6 लिखा हुआ देखा होगा, यहाँ पर 12। इस तरीके से आपने क्लास 9 10th में कभी हो सकता है देखा हो, ठीक है। तो किसी एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर एक्स को क्यों चूज किया है? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एक्स से कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, लेटर एक्स। फिर यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं ए, ऊपर ए, और नीचे यहाँ पे लिखते हैं जेड। ये थोड़े से स्मॉल लेटर हैं, दैट मीन्स अगर हम देखें तो ये सबस्क्रिप्ट में है, ये सुपरस्क्रिप्ट में है। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट जानते हो, एमएस वर्ड में काम किया है तो कई बार जो लेटर छोटा लेटर थोड़ा नीचे आ जाता है उसे सबस्क्रिप्ट, सब मतलब छोटा है और सुपर मतलब उससे ऊपर गया है ना, तो ऐसे लिखा जाता है। ए क्या दिखाता है, जेड क्या दिखाता है? आपको ये तो पता होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टाइप की चीज़ें होती हैं। डिटेल में तो जो अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसमें पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 9 10th में आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं किसी एलिमेंट के अंदर, है ना। जैसे कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन 12 वगैरह है तो इसके पास 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला जो ए है ये आपको दिखाता है, ये होता है मास नंबर, है ना, मास नंबर ये ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मास नंबर बेसिकली आपका होता है P + n, है ना, P + n। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो काउंट है उससे जो टोटल नंबर बनेगा उसे बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला आपका होता है एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर एटम न्यूट्रल है तो फिर इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे, पर यूजली इसे प्रोटॉन की काउंट से दिखाया जाता है। क्योंकि मान लो मेरे पास है O के पास कितने प्रोटॉन होंगे? 8 प्रोटॉन। लेकिन अगर मैं O- बना दूं तब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन बदल गए हैं। तो यूजली कांस्टेंट क्या है? प्रोटॉन तो अभी भी O- के पास 8 ही होंगे, तो प्रोटॉन की काउंट से हम इसे दिखाते हैं। वहीं अगर आपको ये निकालना है, अगर आपको चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप कैसे निकाल सकते हैं? A - Z। A क्या है? P + n, और Z क्या है? P। तो A - Z अगर आप करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। इसको लिखिए जरा। हो गया? चलिए सीखते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप किनको बोला जाता है? ऐसी स्पेसीज जिनके पास सेम प्रोटॉन है
ऑब्वियस है कि वो एक ही एलिमेंट होएगा फिर, क्योंकि प्रोटॉन बदलते तो एलिमेंट बदल जाता है, लेकिन उसके पास न्यूट्रॉन अलग हैं, तो ए की वैल्यू उसके लिए बदल जाएगी, है ना। जेड की वैल्यू तो उसके लिए सेम है, लेकिन ए की वैल्यू अलग है। तो ऐसी स्पेसी में जो रिलेशन है उसे बोला जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप हैं। ठीक, तो लिखिए इसमें एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट atoms of the same element with the same atomic number but different mass number आराम से but different mass number are known as isotopes, एग्जाम्पल देखिए, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614 आर आइसोटोप। उसी तरीके से देखिए, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 818 आर आइसोटोप। ठीक है, आप अगर देखें तो इन कार्बन को, ये तीनों कार्बन ही हैं, है ना, O612, O613, O614 तीनों कार्बन ही हैं, लेकिन इन तीनों के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो अलग अलग हैं। इसके पास इसके न्यूट्रॉन अलग अलग हैं। प्रोटॉन तो इसके पास भी 6 हैं, इसके पास भी 6 हैं, इसके पास भी 6 हैं, लेकिन इसके पास अगर हम न्यूट्रॉन देखें तो 6 + 6, इसका मतलब 6 न्यूट्रॉन है। इसके पास 7 न्यूट्रॉन है, इसके पास 8 न्यूट्रॉन है। तो इन तीनों, ये जो तीनों हैं, ये आपस में बोले जाएंगे आइसोटोप। उसी तरीके से ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन तो 880 हैं, लेकिन इसके पास अगर देखें तो 8 न्यूट्रॉन है, इसके पास 10 न्यूट्रॉन है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोप हैं। ठीक है, कैसे इसको याद रखेंगे, है ना, पी को कैपिटल बनाइए, आइसोटोप पी। यहां पर थोड़ा सा आप जब भी बोलें तो इस पर फोकस रखिए, आइसोटोप पी पे ऐसा रखिए जैसे सारी ताकत पी पे लगा दी है। पी का स्टैंड्स का मतलब क्या होगा, पी सेम है, मतलब प्रोटॉन सेम है। ठीक है, आइसोटोप है, इसका मतलब प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है। तो अगर आप ऐसा याद रखते हैं तो आपको याद रहेगा कि प्रोटॉन सेम है। अच्छा, अगर प्रोटॉन सेम है तो फिर तो कुछ तो डिफर होना चाहिए ना, तभी तो कुछ बनेगा केस। तो न्यूट्रॉन अलग है तो ऊपर वाली वैल्यू अलग हो जाएगी। ठीक, चलिए तो ये भी लिख लेते चलिए, क्योंकि 15-20 दिन बाद जब आप एक दूसरे में डिस्कस कर रहे होंगे आइसोटोप, आइसोटोन, ये, तो कन्फ्यूजन होगा कि इसमें क्या चीज़ होती थी। ठीक, अगला है आइसोटोन्स। आइसोटोन किस पे ताकत लगानी है, एन पर। आइसोटोन, तो कुछ गैस कर पा रहे हो कि इसमें क्या चीज सेम होगी, न्यूट्रॉन सेम होंगे। यहां पर जो भी स्पेसी होंगी उनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। ठीक है, तो लिखिए atoms with the same number of neutrons, atoms with the same number of neutrons, atoms with the same number of neutrons but different atomic numbers and mass numbers, but different atomic numbers
and mass numbers are known as isotones. Are known as isotones. Are known as isotones. Are known as isotone. ठीक है, तो एग्जाम्पल यहां पर देखिए, जैसे कि सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर कौन बताएगा? 16 है ना, सल्फर 16 और 36, सल्फर 32 वाला भी होता है ना। यूजुअली सल्फर का एटॉमिक मास आप 32 पढ़ते हैं, लेकिन 36 भी होता है। नेक्स्ट आपका क्लोरीन Cl 17 होता है, और यहाँ पर ये 37, हाँ 35.5 वाला भी होता है, लेकिन ये उसका दूसरे आइसोटोप की हम बात कर रहे हैं ना। उस पर भी जाएंगे कि 35.5 कैसे आता है, लेकिन बाद में भी, है ना। नेक्स्ट देखिए आपका आर्गन, आर्गन आपका होता है 18 और यहाँ पर आपका 38, और आपका कैल्शियम पोटेशियम 19 39, नेक्स्ट आपका कैल्शियम 20 और यहाँ पर आपका 40। इन सब में क्या चीज़ कॉमन है? हाँ हाँ, तो इनमें देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखते हैं इनमें, है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो देखिए न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे घटा दीजिए, है ना। इसमें कितने आएंगे? 20, इसमें 20 20 20 20। इन सबके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर मतलब ओबियस है कि एलिमेंट ही अलग अलग हैं, तो इन्हें बोला जाएगा दूसरे का आइसोटोन्स। अब इसे कैसे याद रखेंगे? आपको यहाँ पर किस शब्द पे थोड़ा सा प्रेशर रखना है? एन पर, तो आइसो TON, है ना। सारी ताकत इस पर, आइसोटोन्स, तो यहाँ पर आपको याद रहेगा न्यूट्रॉन सेम है ना, न्यूट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन सेम है, ठीक है, कि भैया इनमें न्यूट्रॉन सेम है। देखिए इसको, नेक्स्ट आ रहा है आपका आइसोबार्स। आइसोबार्स, ठीक है, आइसोबार्स। अब देखिए हमारे पास तीन चीजें थी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अभी तक हमने क्या सेम कर दिया? प्रोटॉन सेम कर दिए, न्यूट्रॉन सेम कर दिए, तो अब क्या सेम करेंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को सेम करेंगे, है ना। तो लिखिए एटम्स विद द सेम मास नंबर, एटम्स with the same mass number, atoms with the same mass number but different atomic number, but different atomic numbers are known as isobars, isobars, है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल, पोटेशियम 19 40 भी होता है, और कैल्शियम 20 40, ये आपके क्या हो जाएंगे? आर आइसोबार्स, क्योंकि इनमें ऊपर वाली वैल्यू दिखाती है आपके मास नंबर को, वो इनमें सेम है, ठीक है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए हैशटैग आइसो BAR, आइसोबार, है ना। तो बार से बन जाएगा आपका हिंदी का शब्द भार, भार जानते हो, हिंदी में वजन को भार बोलते हैं, और भार से क्या बन जाएगा? मास, है ना। भार से आपका बन जाएगा मास, तो आपका क्या हो जाएगा? मास सेम है ना। इनका आपको क्या क्या हो जाएगा? मास नंबर सेम है,
मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है, ठीक है, मास नंबर सेम है, स्पीसीज का मास नंबर सेम है। आइसो बार, बार से बन गया भार और भार से बन गया मास, ठीक, लिखा है सबने। एक और देखते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, एक और आपका है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो जैसा इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है, इसमें क्या सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। अब यहाँ पर बस थोड़ी सी फ्रीडम ये है कि ये एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। कोई भी दो स्पेसी अगर आपको दिख रही है उनमें इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल देंगे, चाहे वे एटम हो चाहे वे मॉलिक्यूल हो। यहाँ पर चीज़ें एटम तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। अभी ऊपर तक वालों में हमने केवल एटम की बात करी है, एक एलिमेंट का एक एटम। अब यहाँ पर ये फ्रीडम थोड़ी सी और में है कि एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, एटम्स कॉमा आयंस, एटम्स कॉमा आयंस और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स that have the same number of electrons, that have the same number of electrons are known as isoelectronic, are known as isoelectronic, are known as isoelectronic, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, Mg के पास मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12। अगर मैं Mg प्लस बना देता हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हो गए, नहीं Mg प्लस बनाया अभी मैंने 11 और Mg2 प्लस में 10। जब प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब क्या है, देखिए, हाँ मतलब प्लस क्यों आया, उसमें हमने तो इलेक्ट्रॉन निकाला ना। न्यूक्लियस में अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन थे और बाहर 12 इलेक्ट्रॉन थे। तो एक डिब्बा है, एक बॉक्स है मान लो, ठीक है, मान लीजिए ये बॉक्स है, इसके अंदर मैं 12 प्रोटॉन डाल दूं और 12 इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो अब इसके पास 12 प्रोटॉन है प्लस चार्ज वाले और 10 इलेक्ट्रॉन हैं नेगेटिव चार्ज वाले, तो 2 चार्ज एक्स्ट्रा दिखने लगेगा ना प्रोटॉन का, उसकी वजह से इस पर प्लस का चार्ज हमारा अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो Mg2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10। वही देखिए Na प्लस, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, Na के पास कितने होते हैं, 11। Na प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया तो बन गए 10 है। नेक्स्ट देखिए नियोन के पास नेचुरली 10 होते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका F फ्लोरीन के पास होते हैं 9, लेकिन F माइनस अगर मैं बना दूं तो भी हो जाएंगे 10। तो ये चारों जो आपको दिख रहे हैं इन सब के पास ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहाँ पे अगर आप देखें ऐसे, ऑल दीज हैव 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ कार्बन एटम के पास 6, ऑक्सीजन एटम के पास, तो टोटल कितने हो जाएंगे 14। वही देखिए N2, एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 के पास हो जाएंगे 14, है ना। नेक्स्ट देखिए O2 2+, ऑक्सीजन के पास आपके होते हैं 8, तो 8 दूनी 16, लेकिन 2 अब जा चुके हैं तो हो जाएंगे कितने 14। तो इन तीनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 14 है ना। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा all these have 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे आप इसको याद रखोगे, ऑब्वियस है कि इसमें कुछ ज़्यादा अब दिमाग नहीं लगेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना। आइसो ELECTRO इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हम उठा लेंगे इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सेम हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर सेम मिल रहे हैं तो वो कोई भी दो स्पेसी आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोली जाएंगी, ठीक है। ठीक है, कुछ और भी इसी तरीके की आइसो वाली चीजें हैं, वो अभी इस चैप्टर के थोड़े और बाद में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो अभी ये 4 आइसो वाली चीजें, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं, जो हमने कल कहानी शुरू करी थी मोल वाली, तो उसको जानते हैं कि मोल की यूनिट हम कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाई गई है। ये सबका हो गया है, चलिए। Toward the mole. Toward the mole. तो consider the following reaction. C प्लस O2 गिव्स CO2। ये एक फंडामेंटल एक रिएक्शन है। अगर मान लो मैंने 100 ग्राम कार्बन लिया हुआ है, एक कंटेनर में 100 ग्राम कार्बन पाउडर है, वहीं पे मैंने ऑक्सीजन गैस भी फिल कर दी है। ऑक्सीजन का वॉल्यूम होता है, मास भी तो हो सकता है ऑक्सीजन में ना। मान लो मैंने 100 ग्राम ही उसमें ऑक्सीजन डाल दी है, बंद कर दिया है, तो रिएक्ट मैं करा रहा हूँ, तो क्या रिएक्शन होगी? 100 ग्राम ऑक्सीजन ले लूँ, 100 ग्राम कार्बन, तो क्या रिएक्शन हो पाएगी या नहीं पाएगी? कार्बन है, कार्बन जलता है नहीं जलता है? कार्बन जल जाता है ना, कार्बन जल जाता है। कार्बन है, कार्बन को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो एक बॉक्स में मैंने कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, मान लो जितना हीट चलना है उतना हीट भी कर दिया, तो रिएक्शन होगी, ठीक है। अगर मैं 100 ग्राम ना लेकर उनको कम अमाउंट ले लूँ, 50 ले लूँ, तब क्या तब रिएक्शन होगी? 1 ग्राम ले लूँ, 1 माइक्रोग्राम ले लूँ, 1 नैनोग्राम ले लूँ, तब भी होगी। कितना कम लेने तक रिएक्शन हो सकती है? जब तक हम एटम या मॉलिक्यूल तक ना पहुंच जाए। कार्बन तो एटम है, तो एटम तक, O2 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल तक ना पहुंच जाए, तब तक रिएक्शन आपकी हो सकती है ना। तो अगर हम फंडामेंटली देखें माइक्रो लेवल पे जाके रिएक्शन में, आप ऐसे देखिए जैसे आप खुद, आपका मन तो कहीं भी जा सकता है ना, आप खुद एटम पर जाकर बैठ गए हैं, तो ये एटम कितने, मतलब ये जो है टोटल जो क्वांटिटी है, कितनी कम होते तक रिएक्शन होती है, तो आप पाएंगे कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल भी रिएक्ट कर सकता है उसी तरीके जिस तरीके से 100 ग्राम कर रहे थे। तो फंडामेंटली अगर हम देखें तो एट माइक्रो लेवल एक एटम कार्बन का रिएक्ट कर सकता है एक मॉलिक्यूल O2 के साथ, और यहां पर बना सकता है वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये बना सकता है। तो फंडामेंटली तो रिएक्शन की ये लिमिट है, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि भाई हमने तो पता कर लिया कि भाई एटम मॉलिक्यूल तक रिएक्शन होती है। अब अगर भारत में कोई साइंटिस्ट बता रहा है किसी स्टूडेंट को कि भाई कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके CO2 का एक मॉलिक्यूल बना सकता है, तो हम जो कल कह रहे थे कि काम थोड़ा सा मुश्किल है, क्या अभी आसान हो गया है? क्या काम अब आसान हो गया है? अगर आपकी मदर जो बता रही थी कि भाई 1 कप चावल 4 कप पानी उबालो तो बन जाएगा, तो वहीं अगर मैं छोटे लेवल पे देखूं तो 1 चावल का दाना, पानी की 4 बूंद, ये भी 1 चावल को उबाल देंगी। लेकिन क्या वो फिजिबल है?
आप एक चावल का दाना खाने के लिए वो सारा तामझाम जोड़ रहे हैं? नहीं ना, आप तो लगभग एक मतलब कि थोड़ा सा 2 बड़ा कटोरी सी भर के कुछ चावल बन जाए इतना करना चाह रहे हैं ना। तो अगर कोई साइंटिस्ट कह रहा है कि बेटा अगर आप जो है एक एटम ले लेते हो कार्बन का, एक मॉलिक्यूल O2 का, तो एक CO2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो इससे काम कुछ आसान नहीं हुआ है, क्योंकि लेबोरेटरी में खड़ा हुआ कोई स्टूडेंट एक एक एटम मॉलिक्यूल में डील नहीं कर सकता। काम आसान कहाँ हुआ? वो कहेगा सर आप लेके दिखा दो आपने तो बोल दिया आप कार्बन का एक एटम इस टेस्ट ट्यूब में डाल के दिखा दो। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेबोरेटरी में जब कोई एक स्टूडेंट या स्कॉलर खड़ा हुआ है तो वो कम से कम कुछ ग्राम तो डालेगा ना, वो 10 ग्राम 20 ग्राम तो कार्बन डालेगा ना, कुछ तो क्वांटिटी डालेगा ना। तो वो 10-20 किलो डालेगा ना, वो 10-20 एटम डालेगा, वो कुछ ग्राम डालेगा। उसने डाले कि 10 ग्राम, सर मैंने 10 ग्राम ले लिया है। लेबोरेटरी में आप ग्राम में ही काम करते हो, किलो में तो काम नहीं करते कि जी बोरा भर के लिया मैं तो बोरा भर के से रिएक्शन करूंगा, ऐसा तो नहीं करते ना। तो लेबोरेटरी किस स्टैंडर्ड पर काम करती है? लेबोरेटरी स्टैंडर्ड काम करती है ग्राम्स में, 10 ग्राम 5 ग्राम 20 ग्राम। तो हमें रिएक्शन जब हम केमिस्ट्री को आसान करने के रास्ते पर ही चले हैं तो भाई चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो लेबोरेटरी में कोई स्टूडेंट उन्हें प्रैक्टिकली लेवल पे कर सके। तो हम जो रिएक्शन जो है रिएक्शन एटॉमिक लेवल पर होती है, लेकिन एक्चुअल लेबोरेटरी में तो रिएक्शन ग्राम्स में चल रही है ना। तो हमें अब क्या ज़रूरत है कि किसी तरीके से ये एटम और मॉलिक्यूल इनके ग्राम से कनेक्ट हो जाएं, है ना। तो हमारी ये ज़रूरत है, और जब हम ऐसा कर लेंगे तब एक नई यूनिट मोल का जन्म होएगा। ठीक, तो आप इसे लिखिए, फिर मैं 2 लाइन लिखाता हूँ। चलिए, तो इसमें लिखिए reactions occurs at atomic/molecular level, but the experiments in laboratories is carried out in usual grams of the reactants. In usual grams of the reactants, full stop. So there was a strong need that correlate atom/molecule with their grams ना। तो हम यहाँ पर देखिए मोल घर में नमक सबके पास होता है, नमक सबके घर में होता है। नमक का आप वो जार अगर खोलें तो नमक छोटे छोटे दानों में होता है। अगर आप एक दाना उठा लें तो उसके अंदर कितने, नमक किससे बना होता है? नमक का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl। तो अगर नमक का आप एक दाना उठा लें तो नमक के एक दाने में कितने NaCl के मॉलिक्यूल होंगे? चलिए मैं अब यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ। 1 इतने होंगे, या कुछ और 0 लगाऊं? अच्छा 0 लगा देता हूँ। और
और लगाऊं, और 23 कैसे हो जाएगा? 23 तो मतलब 1 मोल हो गया, 58 ग्राम हो गया। लगभग 20-22 तो मैं लगा सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कम से कम इतने तो मैं आसानी से लगा सकता हूँ। अब मुझे पार्टिकल का एग्जैक्ट वेट नहीं पता, इतना मैं लगा सकता हूँ। बहुत बड़ा नंबर है ये। इसका मतलब जो एक दाना है उसके अंदर अगर इतने एटम हैं तो 1 चम्मच में लगभग 1 जीरो और लगा लो या 2 जीरो और लगा लो, इतने आपके एटम हैं। तो इसका मतलब 1 चम्मच नमक में लगभग 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो मुझे एक तरीके से एक इतना बड़ा कोई नंबर चाहिए, है ना, मुझे कोई इतना बड़ा नंबर चाहिए जिसमें एक नाम दे दूं मोल, ऐसे कुछ लग रहा है ना। मैं अगर वो बोले कि भाई 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच को तो हटा दो, चम्मच तो बहुत रफ एस्टिमेट हो गया, तो मैं 1 मोल बोल दूंगा कि 1 मोल नमक, और 1 मोल में मैंने मान लो कर रखा 10⁻23, ऐसा कर दूं कि 1 मोल में इतनी यूनिट है, क्योंकि मुझे एक बड़ा सा नंबर चाहिए, है ना। तो क्या मैं 1 मोल इक्वल टू 10⁻23 नंबर ऐसा ले लूँ तो एक अच्छी चीज़ रहेगी? मुझे एक बहुत बड़ा नंबर चाहिए, इतना तो आप समझ रहे हैं कि मुझे एक बहुत बड़ा नंबर चाहिए। और वो बहुत बड़ा नंबर में आर्बिट्रेरली, जैसे जो किलो बनाया गया है 1 × 10⁻³ है, मेगा में 10⁻6 है, बिलियन में 10⁻9 है, तो इनका कोई लॉजिक नहीं है। ये बस एक बड़ा नंबर चाहिए, 10⁻9 उसको नाम दे दिया गया बिलियन, है ना, 10⁻6 उसको नाम दे दिया गया मेगा, ऐसी 10⁻23 उसको मैं नाम दे दूँ मोल, तो ऐसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, इतना रैंडमली कोई नंबर सेलेक्ट मत करिए, कुछ उसके बीच में लॉजिक रखिए। जैसे शादी में जाते हैं, है ना, शादियों में जाते हैं तो लिफाफा देते हैं, लिफाफे में लगभग मान लो कितने रुपए दिए जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए लिफाफे में जो है कितने रुपए जैसे उदाहरण के लिए दिए जाते हैं। नहीं, मैक्सिमम नहीं कह रहा, मैक्सिमम तो कोई करोड़पति पता नहीं कितने दे दे, आम जनता रैंडम कुछ बोलिए। हैं 500 या 501? वो एक का सिक्का लगा रहता है, उसमें चिपका रहता है, वो लिफाफा 2-3 रुपए का या 2 रुपए का आता है, क्योंकि 1 रुपए का उसमें सिक्का रहता है। 501, कोई थोड़ा सा कम सामर्थ्य है तो 101, ठीक सामर्थ्य है तो 501, 2001, 5001। वो एक नंबर क्यों है? क्यों है वो 501? 2001 क्यों है वो? 2000 और 2001 में तो कोई अंतर नहीं, 2000 में किसी की हैसियत तो चेंज हो नहीं रही, वो 2001 क्यों है, आप ये बताइए। हैं? हाँ, शगुन, यस, शगुन, या बोल लीजिए कि शुभ। वो जो 2001 है वो 1 की वजह से वो शुभ है, देने के लिए तो 2000 भी दे देता, लेकिन वो 2001 है, वो एक तरीके से शुभ का संकेत है। जिस तरीके से किसी की शादी में देने के लिए हमने वो शुभ नंबर को एक तरीके से रिलेट किया है, ऐसी केमिस्ट्री में भी जब आप एक नई यूनिट बनाने जा रहे हो, केमिस्ट्री है, पूरी दुनिया इस पे चलती है, तो आप नंबर को इतना रैंडम क्यों चुन रहे हो? 10⁻23, कुछ ऐसा रिलेशन रखिए कि उस नंबर का इन एटम के साथ एक रिश्ता हो, ठीक है, वही रिश्ता है, उसी की वजह से जो है वो जो नंबर आपको आपने सुना होगा 6.02, इतना रैंडम है वो, है ना, लेकिन रैंडम बेसिक है, लेकिन उसके एटम के साथ रिश्ता है ना। चलिए अब मोल की डेफिनेशन लिखें, अब वो वक्त आ गया है जब हमें मोल जानना है। मोल लिखिए, 1 mole is an amount of substance, 1 mole is an amount of substance that contains as many as entities, that contains as many as entities, एंटिटीज को हिंदी में बोल देते हैं चीज़ें। जैसे हमें कोई चीज़ अगर कोई वो फिक्स नहीं है, उसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं कि वहाँ पे तो 50 चीज़ रखी थी, उसमें शोरूम में तो 50 चीज़ें थी। चीज़ एक किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए शब्द है चीज़, है ना, वो हिंदी वाला चीज़ है ना, तो उसी के लिए अंग्रेजी में शब्द है एंटिटीज, एज मैनी एज एंटिटीज। अब ये एंटिटीज क्या क्या हो सकती हैं? ये एंटिटीज बहुत ज़्यादा वैल्यू वाली होनी चाहिए, ब्रैकेट में लिखिए। एग्जाम्पल एटम्स, कॉमा मॉलिक्यूल्स, कॉमा आयंस,
comma electrons, comma photons, etc. bracket close, etc. bracket close. As there are number of carbon atoms, as there are number of carbon atoms in exactly 12 gram of कार्बन 12, ऐसे लिखेंगे इसे, कार्बन और 12 ऑब्वियस आपको पता चल गया होगा, कार्बन 12 ऊपर, नीचे का तो डिफॉल्ट हमें पता है कि वो 6 ही, कार्बन 12 आइसोटोप्स, कार्बन 12 आइसोटोप्स, ठीक है। समझिए इसको क्या कहता है वो। देखिए केमिस्ट्री के लैब में आप गए होंगे तो छोटी सी वहाँ पे बैलेंस रहती है जो काफ़ी कम वेट मेजर कर सकती है, देखा होगा आपने, नहीं देखा है? ऐसे छोटी सी एक ये बैलेंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, उसमें एक डिजिटल ये वेट रहता है, ऐसे मतलब स्केल रहता है। आपको क्या करना है, आपको इस पर कार्बन के पार्टिकल्स डालने हैं, है ना। जैसे आप कार्बन में भी कार्बन 12 के पार्टिकल्स डालने हैं। जैसे आप कार्बन इसमें डालना शुरू करेंगे, थोड़ी चिमटी से ऐसे डालना शुरू करने हैं। जैसे आप डालना शुरू करेंगे उस पर रीडिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी, 1 होगी, 1.5 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब आपको रुक जाना है, ठीक है। तो आपने चिमटी से यहाँ पर कुछ कार्बन यहाँ पर डाला, आपने क्या डाला, ये कार्बन 12 के आपने पार्टिकल, कार्बन 12 आपने डाल दिया, है ना। ये जो कार्बन 12 आपने डाला है, आपने कार्बन 12 डाला और मशीन ने आपको रीड कर दिया, इतने ग्राम रीड कर दिया। ये जो कार्बन 12 आपने डाला है ये किससे मिलके बना है? जो आपको ये मुट्ठी भर छोटा सा इतना सा जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ढेर, ये किससे मिलके बना है? कार्बन 12 के एटम्स से। तो ये जो 12 ग्राम आपके पास है, इसके अंदर कार्बन 12 के एटम की कुछ काउंट होगी। ये जो काउंट है यही 1 मोल है, यही तो उसने डेफिनेशन में लिखा है ना। 1 मोल में उतनी ही चीजें होती हैं जितनी 12 ग्राम कार्बन में कार्बन 12 के एटम होते हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? फिर से समझिए, हम जब इस बैलेंस पे डालेंगे तो ये जो कार्बन 12 जिसे मैं कह रहा हूँ वो काले रंग का मान लो पाउडर है, तो वो जो काले रंग का पाउडर डाल रहे हैं वो क्या किस चीज़ से बना है? कार्बन 12 के एटम से बना है। जैसे ही आपने एक चुटकी डाला तो 12 ग्राम नहीं हो गया, धीरे धीरे आप डाल रहे हैं, धीरे धीरे रीडिंग बढ़ रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो जो स्केल है 12 ग्राम रीड करने लगेगा। अब आपको रुक जाना है। तो आपको अब ये तो पता है ना कि इस पर जो चीज़ें पड़ी है वो कार्बन 12 से बनी है और उसमें कार्बन 12 के एटम का कुछ काउंट है। वो जो काउंट है ना उतनी ही चीज़ें होती हैं 1 मोल में। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए 1 banana have 125 gram weight, then how much bananas in 10 kg? ये बताइए, अगर एक बनाना का वेट 125 ग्राम है तो अगर 10 किलो का भार लगा हुआ है, 10 किलो का ढेर लगा हुआ है बनानास का, तो उसमें कितने बनानास होंगे? हाँ, तो वही मैं डिवाइड चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा हाथ पैर हिलाइए। हाँ 80 कैसे निकाला ये आपने? हाँ मतलब कि दिस डिवाइड बाय दिस, ही मुझे बताइए। ऊपर क्या रखा आपने? 10,000, क्योंकि 10 kg में 10,000 ग्राम हो जाए। नीचे आपने एक बनाना के वेट से डिवाइड किया है ना, तो नंबर ऑफ बनानाज आपके हो जाएंगे टोटल वेट किस में लूँ? ग्राम में, डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 बनाना।
बनाना का वो वेट भी किस में लेना है, ग्राम में। और आपके पास 10,000 डिवाइड बाय 125 और इसको सॉल्व करने पर आपके पास 80 आ गया। ठीक है। ऐसी अगर मैं यहाँ पे जानना चाहूँ कि नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन है ना, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन मतलब कार्बन 12, क्या करूँ मैं, ऊपर टोटल वेट किस में, ग्राम में, और नीचे में क्या करूँ 1 कार्बन 12 के एक एटम का वेट। ठीक है जी, ये तो करना ना। तो ऊपर मैं करूंगा टोटल वेट जिसमें मैं जानना चाह रहा हूं डिवाइड बाय वेट, टोटल वेट किसमें, ग्राम में, डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 किसमें, ये भी ग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल वेट कितना है बताइए जरा, कितना वेट है ऊपर, बैलेंस पे कितना वेट है, थोड़ा सा तेज, कितना, 12 ग्राम है ना, एग्जैक्ट 12 ग्राम है। तो 12, यहाँ पे मैं ग्राम लिखूँ नहीं लिखूँ, यहाँ पे जैसे नंबर आया है तो यहाँ पे इस चीज़ की कोई यूनिट है, क्योंकि ग्राम से ग्राम आपका कट गया है तो ये यूनिट लेस है ना। अगर मैं बोलूँ तो ये आपका यूनिट लेस है, मतलब जस्ट एक नंबर है, जस्ट ए नंबर है ना। यहाँ पे देखिए 12, ऊपर में ग्राम लिखूँ, नीचे अब कार्बन 12 के एक एटम का वेट। अब कार्बन 12 के एक एटम का वेट कैसे मेजर होता होगा, आप अपने आसपास कितना छोटा वेट मेजर होते हुए देखते हैं। अगर आपको 10, 15, 20 किलो वेट मेजर करना तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, तराजू। वो तराजू आपको किसी सब्जी वाले के पास मिल जाएगी, किसी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगी। आप लगभग अगर 50, 60 से 100 किलो के बीच में वेट मेजर कर रहे हैं तो जो घर में तराजू होती है बैलेंस वेट तोलने वाली, उसको मिल जाएगी। ये तो बड़े वेट की बात हो गई। और बड़े वेट मेजर करने हैं तो धर्म कांटे होते हैं जिसमें पूरा ट्रक आ जाता है, तोल देता है ना, कई सौ किलो, 1000 किलो में तोल देता है ना, जिसमें पूरा ट्रक आ जाता है। अब बात करते हैं छोटे की। छोटा वेट आपने क्या देखा है जो आपने मेजर करके देखा है बताइए, आपने कहीं पे छोटा वेट मेजर होते हुए देखा, बताइए कहाँ, ज्वेलर के यहाँ पे। ज्वेलर के यहाँ एक वो बैलेंस होती है, वो बल्कि शीशे में रहती है ना, शीशा चारों तरफ उसमें शीशा रहता है, वो सुनार जो है उसमें वो सोने का वो रखता है, फिर शीशा बंद कर देता है, क्योंकि ऊपर पंखे की हवा भी लग जाएगी तो भी वो पलड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, इतना सेंसिटिव वो होता है। तो वो लगभग कितने तक तोल देता है, वो 1 ग्राम के भी 10वें हिस्से तक मान लीजिए उतना तक वो तोल देता है, 0.1 ग्राम तक, है ना। क्योंकि मान लो कुछ ज्वेलरी है वो 10 ग्राम 20 ग्राम में है, 10 ग्राम है, 10 ग्राम से भी 1/10 है, 0.1 ग्राम है ना, तो वो 0.1 मान लीजिए और छोटा 0.01 ग्राम तक तोल देती है। लेकिन अगर उस बैलेंस पे मैं कार्बन का एक एटम रख दूं तो तोल पाएगी। मान लीजिए वो जो नमक का एक दाना था वो मैं रख दूं तो वो लगभग उसका ठीक वजन बता पाएगी, नहीं, वो उतनी एक्यूरेट नहीं है कि कार्बन का आपने छोटा सा कोई दाना लिया तो उसको बता पाए, उसमें भी वो एरर आएगी। तो कार्बन के एक एटम का वेट कैसे निकलता होगा, ऑब्वियस है कि वो सिंपल ऐसी मशीनों से जिसके पलड़े ऊपर नीचे होते हैं उनसे तो नहीं निकल सकता। तो एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का वेट मेजर करने के लिए अलग एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसे बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, लगभग 1-2 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू है क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर है ना, तो जो मास स्पेक्ट्रोमीटर रहता है उसके थ्रू वेट मेजर किया जाता है। तो साइंटिस्ट ने जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके मास मेजर कर रखे हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे मैं अलग लेवल का लिख दूँ, द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 measured by mass spectrometer, SPECTROMET, मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये बेटा जी आपका होता है 1.9926462646 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम, इतना वेट होता है ये। और ये एक डाटा है जो अवेलेबल है
है ना, ये डाटा अवेलेबल है, साइंटिस्ट लोगों ने मेहनत से इसको मेजर किया हुआ है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, नीचे क्या रख देना चाहिए, मैं इस नीचे इस वेट को रख दूं। अब तो मुझे पता है ना, इस वेट को मैं रख देता हूं। तो ये मुझे रखना है 1.9926646 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम रखूं, ठीक है। ग्राम से अब ग्राम, अब बाद में लिख लीजिएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 23 आपका ऊपर आ जाएगा, प्लस के 23 बन जाएगा, ये 12 है और ये 2 के आसपास कुछ दिख रहा है मुझे ये, है ना, तो 6 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। तो चलिए वो कितनी आ जाती है, अब आपकी ये आ जाती है 6.022 14076 इंटू 10⁻23। कुछ यूनिट लिखनी होगी क्या मुझे, क्या मैं कुछ यूनिट लिखूं? नहीं, क्योंकि ग्राम से ग्राम आपका कट गया है ये, और यही आपका होता है 1 मोल, यही आपका होता है 1 मोल। तो अगर आपसे आप कोई पूछे कि 1 मोल में कितनी चीज़ें होती हैं, तो 1 मोल में होती हैं 6.022 14076 इंटू 10⁻23 चीज़ें, कुछ भी एक नंबर है, इतनी चीज़ें। तो अब देखिए ये भी एक बड़ा नंबर है, हम चाहते तो 1 इंटू 10⁻23 भी चूज कर सकते थे, लेकिन 1 इंटू 10⁻23 उसी तरीके से शुभ नहीं रहता जिस तरीके से कन्यादान में दिए हुए 500 रुपये शुभ नहीं है, लेकिन 501 शुभ है। 501 का शुभ चीज़ से कोई शुभ काम हो रहा है ना, शादी हो रही है, शुभ काम है, तो उससे लेना देना, उससे लिंक है। उसी तरीके से ये नंबर आर्बिट्रेरी नंबर नहीं है, कुछ ऐसी रैंडम कहीं से आ गया है ऐसा नंबर नहीं है। इसका संबंध है कि हमने कार्बन को स्टैंडर्ड मानते हुए इस नंबर को निकाला है। तो ये एक शुद्ध मतलब एक महान नंबर है, इसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर, है ना। हमने एवोगैड्रो प्रिंसिपल पढ़ा था, तो उन्हीं साइंटिस्ट के सम्मान में आप बोल लीजिए इस नंबर को एक नाम दिया गया है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। दिस नंबर क्या नंबर है आपका, 6.022 14076 इंटू 10⁻23 इज known as एवोगैड्रो नंबर, और इसका सिंबल भी है एंड रिप्रेजेंटेड एज N और A। Na, कोई बताएगा Na क्यों लिखा है, इसको सिंबल Na क्यों दिया है? A स्टैंड्स फॉर और N स्टैंड्स फॉर नंबर। किसी भी नंबर के लिए हम N यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में छोटा n बड़ा n, तो N तो नंबर हो गया क्योंकि ये नंबर है। और नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ A दिखाता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो जब भी कहीं पे आप लिखा देखेंगे क्या Na, तो Na का मतलब होता है दिस नंबर, ठीक है। तो यहां से आपका आता है ये महान यूनिट मोल। सर इसमें कार्बन ही क्यों लिया? हाँ, कार्बन ही क्यों लिया? देखिए ये चीज़ मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मुझे और आगे देने दीजिए, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कार्बन, देखिए शुरू में हाइड्रोजन भी लिया गया था, कार्बन भी लिया गया था और ऑक्सीजन भी लिया गया था, लेकिन धीरे धीरे फिर जो है कार्बन को ही मेन स्टैंडर्ड बनाया गया, और अब अगले 5 मिनट में बताऊंगा कि कार्बन भी अब स्टैंडर्ड नहीं रहा है ना।
हो गया। चलिए, तो अगर आप बात करें 2018 इससे पहले की, साल थोड़ा सा 2018 है या 20 है, कुछ ऐसी है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोल की क्या डेफिनेशन है, तो जो अभी डेफिनेशन लिखी है वो आप वही डेफिनेशन लिखेंगे, वही सही मानी जाएगी। क्या? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स एज मैनी एज एंटिटीज एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 12 इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ एटम। ये डेफिनेशन आपकी सही मानी जाएगी। अगर केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ है तो उस चीज़ की पे एक तरीके से मोहर कौन लगाता है कि हाँ ये चीज़ मानी जाएगी? IUPAC, है ना। आपने IUPAC नोमेनक्लेचर सुना होगा। तो IUPAC केवल सब नामकरण नहीं करता है कि इस नए बच्चे का, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नए बच्चे का नाम ये रख दूंगा मैं, है ना। वो सारे काम करता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अफेयर है, कोई भी नई जानकारी है, उसे IUPAC हैंडल करता है। क्या जिम्मेदारी है IUPAC की? IUPAC की जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी केमिस्ट्री में कुछ नया पढ़ा जा रहा है, कुछ भी पढ़ा जा रहा है, तो वो हर जगह पे सेम पढ़ा जा रहा हो, हर जगह पे वो सेम पढ़ा जा रहा हो, जिससे कि जो भी साइंस है वो तभी फैलेगी जब सेम पढ़ी जा रही हो। जैसे कई बार आवाज़ें उठती हैं कि भैया बीटेक हिंदी में भी कराओ, MBBS हिंदी में कराओ। नहीं करानी चाहिए। मान लो मैं बीटेक हिंदी में कर लेता हूँ, ठीक है, मान लो हो जाता है कि भारत देश महान है, उसने हिंदी में बीटेक कर दी। अब मान लो मुझे US जाना हो, कहीं और जाना हो, तो मैं तो जा ही नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं तो हिंदी में पढ़ के बैठा हूँ। तो चीज़ें जो भी होनी चाहिए वो साइंस से रिलेटेड कम से कम चीज़ें यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जिससे यहाँ का कोई स्टूडेंट वहाँ जा सके, वहाँ का कोई स्टूडेंट यहाँ सके, यहाँ की किताब वहाँ चल सके, वहाँ की किताब यहाँ चल सके, यही होना चाहिए ना। तो पूरी विश्व के अंदर केमिस्ट्री सेम तरीके से पढ़ा जाए, तो उसके लिए IUPAC तुरंत आ जाता है कि केमिस्ट्री की ये चीज़ ऐसे ही पढ़ी जाएगी, आपको ऐसे ही पढ़ना होगा। तो जब ये मोल की जो डेफिनेशन बनी थी, तो अगर ये मोल की डेफिनेशन की कहानी लगभग 100 साल से चल रही है कि मोल को कैसे डिफाइन करें, तो अभी जो आपने डिफाइन किया है, आपने कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड मानते हुए डिफाइन किया है। आपने डिफाइन किया है कि 12 ग्राम ऊपर रखूंगा और नीचे में कार्बन के 1 एटम का वेट रखूंगा। लेकिन अब से पहले ऑक्सीजन को लेके भी किया गया है कि मैं ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम यहाँ रखूंगा और ऑक्सीजन के 1 एटम का वेट यहाँ रखूंगा। उससे भी लगभग ऐसी वैल्यू आती है, थोड़ी सी नंबर बदल जाते हैं। उससे पहले हाइड्रोजन को लेके भी किया गया था कि मैं 1 ग्राम यहाँ रखूंगा और हाइड्रोजन के 1 एटम का वेट यहाँ रखूंगा। उससे लेके भी ऐसी वैल्यू आती है, बाद के नंबर कुछ बदल जाते हैं। तो पहले हाइड्रोजन लिया गया था, फिर वो कहे नहीं ये सही नहीं है, फिर अभी मैं बताऊंगा वो भी क्यों सही नहीं है। फिर ऑक्सीजन लिया गया कि नहीं ये भी सही नहीं। फिर कार्बन का पिछले 60-70 साल से कार्बन ही स्टैंडर्ड रहा है। लेकिन अब IUPAC कहता है कि कार्बन ही क्यों, हम इस नंबर को ही जस्ट एक नंबर, एक वैल्यू बना देते हैं, स्टैंडर्ड कार्बन के रेस्पेक्ट में ही क्यों करें। तो अगर आप बात करें 2018 के बाद, तो मोल की क्या डेफिनेशन है? 2018 के बाद मोल की डेफिनेशन है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स एग्जैक्टली 6.0221407 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। बस खत्म। कोई स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है, कोई कार्बन का रेफरेंस की जरूरत नहीं है। तो नई डेफिनेशन ये है, तो अब आप लिखेंगे न्यू डेफिनेशन ऑफ मोल, है ना। न्यू डेफिनेशन ऑफ मोल, न्यू डेफिनेशन ऑफ मोल 2018 है, 2020 अभी रिसेंट में ही आया है, एग्जैक्ट ईयर मैं देख के बता दूंगा। उसके बाद से मोल की ये डेफिनेशन है ना। तो लिखिए 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains 1 mole of any substance contains exactly इसमें कोई अगर एक आध नंबर आगे पीछे कुछ है तो वो मैं करेक्ट करा दूंगा। मोस्ट प्रोबेबल तो यही नंबर है एग्जैक्ट वो, है ना। कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022 14076 into 10⁻23 पार्टिकल्स, into 10⁻23 पार्टिकल्स, फुल स्टॉप। ये है मोल की आज की तारीख में नई डेफिनेशन, है ना। अगर आप अपने स्कूल के एग्जाम में ये डेफिनेशन, हालांकि NCERT में अभी भी कार्बन 12 की ही लिखी हुई है
है ना। लेकिन अगर आप विकिपीडिया पे जाके देखेंगे या इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको जो नई डेफिनेशन वो मिल जाएगी, जो मैंने अभी लिखाई है, ठीक है। तो ये है नई डेफिनेशन। अगर आप ये लिखते हैं या वो लिखते हैं, दोनों सही मानी जाएंगी, क्योंकि चीज़ों को टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा नई चीज़ अपडेट होने में टाइम लगता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा है, बात हुई मोल की, है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस ये लीजिए। कुछ क्वेश्चंस पहले मैं 1-2-3 क्वेश्चंस कराना चाहूँगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट एन ए जो आपका है, ये आपका है 6.022 क्या है 14076 है ना, 14076 इंटू 10⁻23। देखिए ये डेसिमल के कई डिजिट बाद तक नंबर है। अगर हम इस नंबर को बार बार कैरी करेंगे तो हमें कैलकुलेशन बड़ी समस्या होगी, या इसी को थोड़ा सा आसान करके कई बार वो यूज कर लेता है 6.02 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर भी डेसिमल के 2 डिजिट तक तो है ही है, या इसको भी थोड़ा सा और आसान करके 6 इंटू 10⁻23 इतने तक हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में इस नंबर को यूज कर लेते हैं। चलिए अब मान लीजिए क्वेश्चन है ना पहला, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द number of moles of atom in 6 into 10⁻23 atoms of oxygen 16। आपके पास 6 into 10⁻23 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो कितने मोल एटम हैं। अगर वो कह रहा है आपसे कि आपके पास 6 into 10⁻23 एटम हैं ऑक्सीजन के, तो आपके पास ऑक्सीजन के कितने मोल एटम हैं, 1। ऐसे ही जैसे मान लो 1 दर्जन में कितनी चीज़ें होती हैं, 1 दर्जन में 12। तो अगर आपके पास 12 केले हैं तो कितने दर्जन केले हैं। अगर आपके पास 24 केले हैं तो कितने दर्जन केले हैं। तो जब मैंने 24 बोला तो आपने कैसे निकाला होगा, 24 ऊपर और नीचे 12, यही ना। वहीं पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 12 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1। अब कितने मोल हो जाएंगे, 2। हाँ तो देखिए ये तो छोटी सी मैं प्रैक्टिस, मैं एक फॉर्मूले पे जाना चाह रहा हूँ। आंसर 1 मोल और आंसर आपका 2 मोल। दैट मीन्स अगर मेरे पास एटम्स पार्टिकल्स दिए हैं तो मोल का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकाल सकते हो, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम हो सकते हैं, और नीचे आपका ये नंबर, हाँ Na। अब Na को आप आसान करने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय, थोड़ा इजी करने के लिए 6 इंटू 10⁻23 यूज कर सकते हो। कहीं पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन है तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला बना है, आप इसको लिखिए, ठीक है। बहुत बेसिक सा, हम मैथमेटिकल की तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं। पार्टिकल्स में आपके क्या क्या हो सकते हैं, आपके एटम्स हो सकते हैं, या आपके आयंस हो सकते हैं, या आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटसेट्रा, ये सब आपके हो सकते हैं, ठीक है।
हो गया। चलिए छोटे से थोड़ा सा वो पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको करना है सी पार्ट और इसमें आपको करना है सी। अभी तो सी बन रहा है, केवल सी पार्ट। बताइए ज़रा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 2 का सी। क्या करना आपको, सिंपल ये नंबर रखना है और नीचे आपको Na से डिवाइड करना है, और Na की वैल्यू आपको ये दी गई है। ठीक है। जब यहाँ पर 3.01 लिया है ना, तो आप 6.02 ले लीजिए थोड़ी समझदारी के साथ, क्योंकि तभी तो ये पूरा कट पाएगा, है ना। तो वो आपका 0.5 आ जाएगा, है ना। 0.05 22 है ना, 0.05 आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान सा हमने क्वेश्चन किया है। कल से जो क्वेश्चंस हैं अब उनका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। तो आज हमने जाना है बेसिकली मोल्स के बारे में, कैसे बना है। कल अब हम इसमें और थोड़ा डीपर जाएंगे। चलिए थोड़ा सा क्विक रिवीजन टाइप से बताइए। हाँ, इसमें 22 ही आया, 23 नहीं आया। क्यों, मतलब कितना ही कर लो, तो क्वेश्चन है ना। 10 की पावर पूछ रहा हूँ, उसमें 22 देखा है, हाँ, तो 23 नहीं आया। एक बोरी नमक हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता। 1 किलो, एक मतलब 100 ग्राम, 10 ग्राम, 1 ग्राम। तो वजन तो मेरी मर्जी है ना, मैं कितना लूँ। पार्टिकल्स तो मेरी मर्जी में है ना, मैं 10⁻20 लूँ, 10⁻23 लूँ। ये तो क्वेश्चन बनाया है ना, तो वैल्यू को मैच करता हूँ थोड़ा ना बनाया कि 10⁻23 की रेंज में ही बनाऊँ, है ना। चलिए थोड़ा सा क्विक रीजन आप बताइए, आइसोटोप किन्हें बोलते हैं। प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। कोई एग्जांपल दे पाओगे। C6,12 और C6,40। हाँ हाँ, चलिए आप बताइए आइसोटोन किनको बोलते हैं। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। न्यूट्रॉन तुम बताइए, न्यूट्रॉन क्या अगर हमें निकालने हो तो हम क्या करेंगे। मान लो आपको दिया, हाँ मान लो आपको दिया है पोटेशियम, नीचे लिखा है 19, ऊपर लिखा 39, तो कितने न्यूट्रॉन है 20। आपने ऊपर वाले इसमें से नीचे घटाया, है ना। चलिए आप बताइए आइसोबार। आइसोबार किन्हें बोलते हैं, बैठे हुए बताइए आराम से। जिनका मास नंबर सेम हो। कैसे हम इसे याद रखेंगे, आइसोबार, बार से बन गया भार और भार से मतलब मास, है ना। चलिए जिनका मास नंबर सेम होता है, जिनका मास नंबर, कोई एग्जांपल दे पाओगे। मास नंबर सेम करना है तो मुझे ऊपर वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए, नीचे वाली सेम आनी चाहिए। तुम बताओ, ऊपर वाली सेम आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल कोई, कौन सा, पोटेशियम 19 और क्या लिखूं ऊपर 40, और कैल्शियम में 20 और ऊपर 40। बहुत बढ़िया। हाँ, आर्गन का अगर आइसोटोप है तो आर्गन भी हो जाएगा, है ना। आप बताइए आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे बोलते हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। मान लीजिए मैं आपको देखता हूँ Al2+, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कौन बताएगा, 13। तो एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 13। आप बताइए अगर मैं Al+ बनाता हूं तो कितने अब उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, क्योंकि प्लस तब आ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्सेस में हो रहे हैं। तो बताइए आप Al2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ 11 होंगे, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास है Mg2+ और नियोन, Mg2+ और नियोन, तो इनमें आपस में कौन सा रिश्ता आएगा इन चारों में से, आइसोटोप, न्यूट्रॉन, आइसोटोप, आइसोबार, इनमें से कौन सा।
Mg2+ और नियोन, क्या रिश्तेदारी आएगी उसमें? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए बहुत बढ़िया। आप बताइए पीछे कि जो हमने ये लिया है, एक मोल की डेफिनेशन क्या है, मतलब बताइए, नई डेफिनेशन बता दीजिए। चलिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मोल? बताओ। कोई भी बता। हाँ, कोई सी बताओ। 1 mole is the amount of entities present in the exactly 12 grams of carbon 12 number of atoms present in the 12 gram of carbon 12 हाँ बिल्कुल, जितनी का मतलब हिंदी आपको समझ में आना चाहिए बेसिकली, लो तो शब्दों में तो हम पिरो लेंगे। 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन के जितने एटम हैं उतनी ही 1 मोल में चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए न्यू डेफिनेशन आप बता पाएंगे क्या होती है? हाँ बताइए। 1 mole of any substance is exactly the number 6.022. हाँ, वो 6.022 1407 से इंटू 10⁻23। ठीक है, चलिए तो कल से हम थोड़ा सा और मैथमेटिकली फॉर्मूलेज वगैरह जो है उन पर हम जाएंगे। आज हमने बेसिक सिखाया कि मोल बनता कैसे है।